अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नर्व इम्पल्स है और ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा कि इसमें लिखा क्या हुआ है। वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आइंस अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, तो मैं आपके सामने न्यूरॉन की डायग्राम ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है। होता यूं है कि इसकी जो आउटर सरफेस होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसकी जो इनर सरफेस होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब इसमें से नर्व इम्पल्स पास करती है तो इसकी जो इनर सरफेस है वो पॉजिटिव हो जाती है और इसकी आउटर सरफेस जो है वो नेगेटिव हो जाती है। इस रिवर्सल ऑफ चार्जेस की वजह से यहाँ से नर्व इम्पल्स पास करती है और इस सारे प्रोसेस को हम पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो इस सारे प्रोसेस में हमारे पास दो चीज़ें हुई हैं। एक क्या, चार्जेस रिवर्स हुए हैं, आइंस रिवर्स हुए हैं। ये यहाँ पॉजिटिव आइंस अंदर आए हैं, नेगेटिव आइंस बाहर गए हैं। पहले पॉजिटिव बाहर थे, पॉजिटिव अब अंदर आए हैं, नेगेटिव पहले अंदर थे अब नेगेटिव बाहर बाहर गए हैं। तो दो चीज़ें हुई हैं, एक हमारे पास क्या हुई है, मूवमेंट ऑफ आइंस, और दूसरी हमारे पास क्या हुई है, मूवमेंट ऑफ आइंस, और दूसरी हमारे पास हुई है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कैसे हुए हैं, जब चार्जेस मूव करते हैं ना तो उसकी वजह से न्यूरॉन्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, एक मूवमेंट ऑफ आइंस और दूसरी हमारे पास क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन। तो अब इन चीज़ों को देखने के बाद हम डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं तो डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस हुए हैं और क्या हुआ है, मूवमेंट ऑफ आइंस अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के लेंथ पे हमारे पास क्या हुआ है, मूवमेंट ऑफ आइंस हुई है और केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनको हम केमिकल चेंज कहेंगे और ये जो मूवमेंट ऑफ आइंस है इनको हम इलेक्ट्रिकल चेंज कहेंगे। तो इसकी पूरी डेफिनेशन बन गई, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, यानी इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी हुई हैं और केमिकल चेंजेस भी हुई हैं। इलेक्ट्रिकल चेंजेस कौन सी हुई हैं, हमारे पास मूवमेंट ऑफ आइंस, क्योंकि हमें पता है जब भी आइंस मूव करते हैं तो उनकी वजह से करंट पास करता है, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज हमारे पास क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन समझ आने के बाद हम एक टर्म देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब भी चार्जेस सेपरेट होते हैं ना एक दूसरे से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो वहाँ पे हमेशा पोटेंशियल सेटअप हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक न्यूरॉन की डायग्राम बनाई थी, पॉजिटिव चार्जेस बाहर होते हैं, नेगेटिव चार्जेस अंदर होते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑलवेज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने फिजिक्स में भी देखा होगा कि दो प्लेट्स के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है और हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो न्यूरॉन में भी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है, चार्जेस की सेपरेशन की वजह से। वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना वो दो तरह का होता है हमारे पास। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अब वो उसकी दो तरह की कौन सी टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो तरह का होता है हमारे पास। एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम इसलिए कह रहे हैं इसको कि ये हमारे पास न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के गिर्द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेटअप हुआ है, तो हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह रहे हैं। इसी वजह से मैंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिखा है, क्योंकि ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के गिर्द हुआ है। और दूसरे को हम कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम देखेंगे कि ये दोनों क्या चीज़ हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब ये जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है इसके गिर्द नर्व इम्पल्स पास नहीं करेगी, इससे नर्व इम्पल्स पास नहीं करेगी, तब ये जो चार्जेस है ना ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, यानी आउटर सरफेस में हमारे पास पॉजिटिव होगा और इनर सरफेस पे नेगेटिव होगा। इस दौरान इस चार्जेस की सेपरेशन की वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल जनरेट होता है ना उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, आरएमपी कहते हैं। यानी जब ये जो हमारे पास न्यूरॉन है ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा,
द नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस बिटवीन द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ न्यूरॉन व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नेट डिफरेंस ऑफ चार्ज यानी यहाँ पे हमारे पास चार्ज की जितनी सेपरेशन है, ठीक है, जब न्यूरॉन हमारे पास नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर कि बाहर आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया और इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको मेंटेन कर रहे होते हैं, यानी बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज और इनर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज, इस कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस चार्जेस को मेंटेन किए होते हैं। अब हमने उन फैक्टर्स को देखना है। तो सब रेस्ट आरएमपी के हम फैक्टर्स देखेंगे कि किन फैक्टर्स ने इस पोटेंशियल को मेंटेन किया हुआ है। फैक्टर्स में जो सबसे पहला फैक्टर होता है हमारे पास वो होता है सोडियम एंड पोटाशियम आयंस। सोडियम एंड पोटाशियम आयंस। दूसरा फैक्टर होता है हमारे पास नेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। और तीसरा फैक्टर होता है हमारे पास लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस। अब पहला फैक्टर देखें ना हम, तो होता कुछ यूँ है कि हमारे पास जो सोडियम एंड पोटाशियम आयंस है ना, होते तो बहुत सारे आयंस हैं हमारे पास न्यूरॉन्स में, लेकिन सोडियम और पोटाशियम आयन बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंट मिकदार में होते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि बाहर वाली सरफेस पे ना हमारे पास सोडियम आयंस होते हैं और अंदर वाली सरफेस पे हमारे पास पोटाशियम आयंस होते हैं। सोडियम आयंस बाहर वाली सरफेस पे होते हैं और पोटाशियम आयंस अंदर वाली सरफेस पे होते हैं। सोडियम आयंस 10 फोल्ड ज़्यादा होते हैं पोटाशियम आयंस से बाहर वाली सरफेस पे, और पोटाशियम आयंस 20 फोल्ड ज़्यादा होते हैं सोडियम आयंस से अंदर वाली साइड पे। अब आप कह रहे होंगे सर कि ये तो बड़ा ही मुश्किल हो गया कि देखें सोडियम 10 फोल्ड पोटाशियम से बाहर ज़्यादा है और पोटाशियम 20 फोल्ड सोडियम से अंदर ज़्यादा है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, बाहर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, क्योंकि बाहर सोडियम थोड़ा है, अंदर पोटाशियम ज़्यादा है। तो यही ये जो ऊपर मैंने दूसरा फैक्टर लिखे ना, लार्ज ऑर्गेनिक नेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड, होता ये है कि अंदर नेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, बाहर वो प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से ये जो अंदर वाला सरफेस है ना ये नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पे पोटाशियम आल्थो ज़्यादा है, सोडियम से ज़्यादा है अंदर, लेकिन अंदर हमारे पास नेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से अंदर वाली सरफेस जो है वो नेगेटिव हो गई है और बाहर वाली सरफेस जो है वो पॉजिटिव हो गई है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ सोडियम पोटाशियम पंप्स भी होते हैं, कुछ इस तरह के पंप्स होते हैं, मैं आपको उनकी शक्ल दिखाता हूँ। ये मेम्ब्रेन में हमारे पास मेम्ब्रेन है, उनमें पंप्स की शक्ल कुछ ऐसी होती है। ये पंप्स क्या करते हैं, ये हमारे पास पंप सोडियम को बाहर भेजते हैं और पोटाशियम को अंदर लाते हैं, यानी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जिसमें हम अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट करते हैं, यानी पोटाशियम अंदर ज़्यादा है, इसको तो बाहर जाना चाहिए, सोडियम बाहर ज़्यादा है, इसको अंदर आना चाहिए। पंप का हमेशा काम अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव कराना होता है। तो ये पंप है, ये सोडियम को बाहर धकेलता है, पंप करता है, और पोटाशियम को अंदर धकेलता है। ये काम कैसे करता है, पंप कैसे इनको अंदर धकेलता है, पंप एटीपी को तोड़ता है, उसको एडीपी में कन्वर्ट करता है, साथ एक फॉस्फेट बनती है, और ये काम कौन कराता है, ये सारा एटीपेज एंजाइम। एटीपेज एंजाइम एटीपी को तोड़ता है। इस एटीपी के तोड़ने से जो एनर्जी आती है ना, उससे ये पंप सारा काम करता है। ये पंप 2 पोटाशियम आयंस को जब बाहर भेजता है ना, तो उसके साथ ही 3 सोडियम आयंस को अंदर ले आता है। अब देखें 2 पोटाशियम आयंस को जब अंदर लाता है ना, तो 3 सोडियम आयंस को बाहर भेज देता है। अब देखें पोटाशियम अंदर कम आ रहा है, सोडियम बाहर ज़्यादा जा रहा है, तो जब बाहर क्या होगा, सोडियम की मिकदार ज़्यादा होगी, सोडियम बाहर ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो इसी वजह से मेम्ब्रेन जो बाहर होती है न्यूरॉन की वो पॉजिटिव होती है और जो अंदर होती है वो नेगेटिव होती है। इसके साथ साथ तीसरा फैक्टर क्या होता है,
यहाँ पे हमारे पास ना ये जो मेम्ब्रेन है ना हमारी, ये परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है हमारे लिए पोटाशियम के लिए। यानी ये पोटाशियम को क्या करती है, बाहर जाने देती है, और किसी चीज़ को ये बाहर नहीं जाने देती, ये सिर्फ पोटाशियम को बाहर जाने देती है। मैंने आपको कहा था कि पोटाशियम अंदर 20 फोल्ड ज़्यादा होते हैं। आप देखें अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ज़्यादा हैं, नेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और पंप जो है वो 2 के पोटाशियम आयन को अंदर धकेलता है तो 3 को बाहर भेज देता है। और तीसरा फैक्टर ये है कि पोटाशियम की लीकेज हो रही है, तो इस तरह अंदर तो पोटाशियम बहुत कम हो जाएंगे, बाहर सोडियम ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाहर पोटाशियम भी आ जाएंगे फिर, जिसकी वजह से बाहर जो है वो पॉजिटिव होगा और अंदर जो है वो नेगेटिव होगा। अब आपने याद रखना कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि इनमें हमारे पास अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं और प्रोटीन्स आ जाती हैं। इस तरह ये इनमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनकी वजह से अंदर जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है। और आपने एक और बात याद रखनी है कि जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग की हालत में होती है ना, यानी जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, तो हमारे पास नर्व इम्पल्स की कंडक्शन नहीं होती, नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये बात बहुत ज़रूरी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अब हम देखते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। अब हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखेंगे तो होता कुछ यूँ है कि ये अगर हमारे पास न्यूरॉन है रेस्टिंग हालत में, इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है। अब हमारे पास होता है कि यहाँ से स्टिमुलाई आती है, जिसकी वजह से इतनी जो जगह है ना उसके ऊपर क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज बाहर आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाता है। इस स्टिमुलाई को, ये जो स्टिमुलाई आई थी जिसने इसको इनिशिएट किया, नर्व इम्पल्स को इनिशिएट किया, इसको हम, इस स्टिमुलाई को हम थ्रेश होल्ड स्टिमुलाई का नाम देते हैं। ये वो स्टिमुलाई है जिसने आके इस न्यूरॉन को इनिशिएट किया, नर्व इम्पल्स यहाँ से पास करवाई। अब आप देखें कि हमारे पास जो है वो आरएमपी डिस्टर्ब हो चुकी है, आरएमपी की जगह हमारे पास एएमपी एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ चुकी है। ये जो न्यूरॉन है इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास चेंजिंग आ चुकी है। वो चेंजिंग क्या है, नेगेटिव चार्जेस बाहर आ चुके हैं और पॉजिटिव चार्जेस अंदर जा चुके हैं। अब आप देखें मैंने सिर्फ इतनी जगह पे बनाया है, ये चेंजिंग की है। तो जो नर्व इम्पल्स होती है ना वो लोकलाइज चेंज होती है, मतलब थोड़े से एरिया पर, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, एकदम ही नहीं ट्रैवल कर जाती है, इस तरह फिर इस तरह फिर इस तरह। तो ये लोकलाइज चेंज होती है और ये फ़ौरन होती है, मतलब ये हुआ है तो उसके बाद फ़ौरन ये फिर इतना इतना हिस्सा फ़ौरन इसमें हमारे पास चेंजिंग आती है। अब हम इन फैक्टर्स को देखेंगे जिसकी वजह से हमारे पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, जिसकी वजह से हमारे पास नर्व इम्पल्स पास करती है। पहले हमने आरएमपी के फैक्टर्स देखा था, अब हम एएमपी के फैक्टर्स देखेंगे। तो फैक्टर्स की हम बात करें तो फैक्टर्स में सबसे पहला जो है हमारे पास वो है सोडियम एंड पोटाशियम आयंस मूवमेंट। आयंस मूवमेंट है। फिर हमारे पास है रिवर्सल ऑफ चार्जेस। रिवर्सल ऑफ चार्जेस और उसके बाद है हमारे पास पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स। उसके बाद हमारे पास चौथा फैक्टर है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम एक एक करके देखेंगे। तो जब, अब मैं नीचे न्यूरॉन की डायग्राम बनाता हूँ। अगर ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसकी आउटर सरफेस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसकी इनर सरफेस पे हमारे पास नेगेटिव चार्जिंग है। जब यहाँ पे स्टिमुलाई आती है ना, यहाँ पे स्टिमुलाई आती है, फॉर एग्जांपल ये थ्रेश होल्ड स्टिमुलाई, इसको मैं टीएस कह रहा हूँ। तो होता कुछ यूँ है कि यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम गेट्स होते हैं ना, इसमें ब्रेन के अंदर सोडियम गेट्स भी होते हैं और पोटाशियम गेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो जब ये स्टिमुलाई आती है तो ये जो सोडियम गेट्स होते हैं ना यहाँ पे ये ओपन हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास जो सोडियम आइंस है ना वो अंदर की तरफ रश करते हैं, ठीक है। सोडियम आइंस इनसाइड रश करते हैं, क्यों? ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट्स, सोडियम गेट्स ओपन कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर आ जाता है
और सोडियम पॉजिटिव था तो वो अंदर आ गया, जिसकी वजह से अंदर जो है वो अब पॉजिटिव बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गया, तो अंदर हमारे पास हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और बाहर हमारे पास हो जाता है नेगेटिव चार्ज। और इस सारे को हम पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स कहते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है कि न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट ने ये बात बताई थी कि नर्व ये जो सोडियम आइंस है ये अंदर क्यों मूव करते हैं, ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट्स। अब आपने देखा कि सोडियम गेट्स की ओपनिंग की वजह से हमारे पास चार्जेस रिवर्स हो चुके हैं। सोडियम अंदर आया तो पॉजिटिव चार्ज अंदर ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बाहर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब रिवर्सल ऑफ चार्जेस मैंने आपको बताया था कि जब भी रिवर्सल ऑफ चार्जेस होती है तो पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स होती है, और इस दौरान जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। जब मेम्ब्रेन रेस्ट की हालत में थी तो उस पर जो पोटेंशियल था उसको हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा था, और अब जब मेम्ब्रेन जो है वो कंडक्ट कर रही है इम्पल्स को तो उस दौरान उसके ऊपर जो पोटेंशियल होता है उसको हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें होती रहेंगी न्यूरॉन की लेंथ पे, मतलब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे, ये सारी चीज़ें जब तक जो है जो हमारे पास नर्व इम्पल्स है वो न्यूरॉन के एंड तक नहीं ना पहुंच जाती, तब तक ही हमारे पास ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अब आप कहेंगे कि सर ये इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद कुछ यूँ होता है कि हमारे पास ये न्यूरॉन है ना, इसके बाहर नेगेटिव आ गया था और अंदर पॉजिटिव था। ये देखिए मैंने थोड़ी सी जगह पे मैं सिर्फ चार्जेस शो कर रहा हूँ, चेंज हुए हुए आगे नहीं मैंने शो किए। अब क्या होता है, पहले सोडियम गेट्स खुले थे तो सोडियम अंदर आ गया था जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होता है, पोटाशियम गेट्स खुलते हैं। पोटाशियम गेट्स खुलने की वजह से पोटाशियम गेट ओपनिंग, जो पोटाशियम है ना, पोटाशियम वो अंदर से बाहर जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास जब पोटाशियम बाहर जाएगा तो बाहर दोबारा पॉजिटिव आ जाएगा, अंदर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो अब देखें, नर्व इम्पल्स इतने हिस्से से पास कर गई जब, तो सोडियम पोटाशियम गेट्स ओपन हो गए और बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज दोबारा आ गया और अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज दोबारा आ गया और चार्ज रीस्टोर हो गए। अब इम्पल्स अगले वाले हिस्से पे पास कर गई तो क्या हुआ कि अगले आगे क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज बाहर और पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर। क्यों ऐसा क्यों हुआ, सोडियम गेट्स खुले, सोडियम अंदर आया तो अंदर पॉजिटिव, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे भी पोटाशियम गेट्स खुलेंगे तो उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बाहर चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो जो पोटेंशियल है हमारा वो अगेन रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सोडियम गेट्स खुले और हमारी चार्जेस जो हैं वो खरा डिस्टर्ब हो गए, अंदर जो है वो पॉजिटिव आ गया और बाहर जो है वो नेगेटिव आ गया, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। और जब हमारे पास पोटाशियम गेट्स खुले और वो बाहर गए, पोटाशियम बाहर गया जिसकी वजह से बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज दोबारा आ गया और अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज दोबारा आ गया, तो इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन क्यों हुई थी, सोडियम गेट्स की ओपनिंग की वजह से, सोडियम गेट्स की ओपनिंग की वजह से। और रीपोलराइजेशन क्या क्यों होती है, पोटाशियम गेट्स की ओपनिंग की वजह से। अब आप देखें एक बात नोट करें, अब भी पॉजिटिव बाहर है नेगेटिव अंदर है, लेकिन अब जो है बाहर पोटाशियम ज़्यादा है लेकिन और अंदर सोडियम ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों के गेट्स खुले थे, एक बाहर निकल गया एक अंदर आ गया। लेकिन हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि बाहर सोडियम को ज़्यादा होना चाहिए और पोटाशियम को अंदर ज़्यादा होना चाहिए। अब तो सर क्या हो गया, चार्जेस तो सेम है, बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, लेकिन मसला ये है कि पोटाशियम बाहर ज़्यादा है सोडियम अंदर ज़्यादा है। सोडियम को बाहर ज़्यादा होना चाहिए था, पोटाशियम को अंदर ज़्यादा होना चाहिए था। अब कौन काम आएगा, अब हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप नहीं होता जो मैंने आपको बताया था, वो काम आएगा। वो क्या करेगा, पोटाशियम को अंदर लेके आएगा और सोडियम को बाहर लेके जाएगा। इस पीरियड को, इस दौरानिए को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसमें जो चार्जेस हैं वो अपनी असल हालत में वापस आते हैं, जिसमें पोटाशियम जो है वो अंदर आएगा और सोडियम जो है वो बाहर जाएगा। इस पीरियड को हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। अब हम नर्व इम्पल्स की एक डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है उसको देखते हैं। अब हम उस ग्राफ को देखते हैं। तो सबसे पहले उस ग्राफ में देखते हैं हम, ये मैं इसको नंबरिंग कर दूं। हाँ, तो ये जो आपको पहली लाइन नज़र आ रही है
ये मैंने -70 पे बनाई है। ठीक है, ये ग्राफ मैं पहले बता दूं कि मैंने मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिया है और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने मिली वॉट्स में लिया है। ये जो फर्स्ट लाइन नज़र आ रही है ना आपको, ये फर्स्ट जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1, ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जब मेम्ब्रेन ने कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं की। आप देखें कि इसकी जो वैल्यू ना -70 मिली वोल्ट पे है, तो आपने याद रखना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, -70 मिली वोल्ट। और उसके बाद क्या होता है, डीपोलराइजेशन होती है, जो मैंने आपको बताया सोडियम गेट्स खुलते हैं, सोडियम अंदर आता है। फिर रीपोलराइजेशन होती है, इस जिसमें क्या होता है कि पोटाशियम गेट्स खुलते हैं और पोटाशियम बाहर जाता है। आप ये देखें कि यहाँ पे जब हमारे पास डीपोलराइजेशन अपनी मैक्सिमम पे है, तो उस वक्त हमारे पास जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, वो कितना है हमारे पास +50। तो यहाँ से एक और एमसीक्यूज याद रखने हैं कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे हमारे पास जो पोटेंशियल होता है ना, वो +50 मिली वोल्ट होता है। आरएमपी पे -70 मिली वोल्ट होता है और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे हमारे पास +50 वोल्ट होता है, मिली वोल्ट होता है, सॉरी। और उसके बाद ये हमारे पास एक फोर्थ, ये मैंने बनाया, ये आपकी बुक में बना नहीं हुआ लेकिन मैंने बनाया, इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये क्या होता है, ये फेडरल की बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है कि जब मैंने आपको बताया था रीपोलराइजेशन हो रही होती है तो पोटाशियम गेट्स खुलते हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम जो है वो बाहर की तरफ जाता है। तो होता कुछ यूँ है कि जो पोटाशियम गेट्स है ना, वो अपने सही टाइम पे बंद नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोटाशियम बाहर चला जाता है। तो बाहर जो है वो, अंदर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे और बाहर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि पोटाशियम गेट्स जो हैं वो प्रॉपर टाइम पे बंद नहीं हुए। तो ये जो थोड़ी सी हमारे पास लाइन है ना, ये थोड़ी सी नीचे को कर्व हो जाती है, इसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। फिर इसके बाद पंप अपना काम करते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप, और इसको हम रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं, जिसमें वो जो चार आइंस हैं उनको अपनी जगह पे वापस लाते हैं। तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कुछ पोर्शन था, नर्व इम्पल्स, हमने ये सारा टॉपिक पढ़ा है। होप है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।